हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमी साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर अपना चल रहा है क्लास 11th के रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है अपना थर्ड, जिस चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण व गुणधर्मों में आवर्तिता। इस चैप्टर को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम जो आवर्त सारणी है उसका निर्माण पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हमने कुछ तत्वों को कह सकते हैं कि पढ़ लिया है। उन तत्वों को लिख लेते हैं जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इनके बारे में हम अच्छे से जान चुके हैं कि क्या कहाँ पर किस प्रकार से रखा जा सकता है। पीछे वाली क्लास में हमने इसको जान लिया है प्यारे बच्चों। 7 वर्ग बन गए यहाँ पर। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं अपने मिस्टेक को। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और नियोन। नियोन तक हमने पढ़ लिया था। हमने क्या जाना था कि यह जो हमारा वर्ग है इसे एस वर्ग कहते हैं। क्यों कहते हैं बता चुका हूँ। इसे पी वर्ग कहते हैं। क्यों कहते हैं बता चुका हूँ। ये हमारा डी वर्ग है और ये है हमारा एफ वर्ग है। इन वर्गों में हम किस तरह से बांट सकते हैं, ब्लॉक में किस तरह से बांट सकते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ वर्ग ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरह से बांटने का कारण है कि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वह किस कक्षा में भरा जा रहा है या किस उपकोष में भरा जा रहा है। अगर एस में भरा जा रहा है तो एस में लिखेंगे, अगर डी में भरा जा रहा है डी में लिखते हैं, पी में भरा जाता है पी में, और अगर एफ में भरा जाता है तो उसको एफ से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो ये बात हम पढ़ चुके हैं। हमने यह भी जाना था कि यह हमारा किसके कहते हैं, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 1s में, 2s में, 3s में, 4s, 5s, 6s, 7s इसमें भरा जाता है। P की भी बात की थी हमने किस प्रकार से, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। अगर D की बात करें हम तो क्या कह सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10 में। इस प्रकार से इनके इलेक्ट्रॉन भी भरे जाते हैं प्यारे बच्चों। अगर F की बात करें तो हम कह सकते हैं कि F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F30, F40। हमें पता है कि F के अंदर हम कितनी कह सकते हैं कि इसके अंदर हम अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। तो इसके अंदर 7 कह सकते हैं कि कोष होते हैं। कोष या कक्षा कह लीजिए आप, या वर्ग कह लीजिए, खंड कह लीजिए, भाग कह लीजिए। ठीक है, इस तरह से हम जानते हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, कहाँ तक, नियोन तक। नियोन से आगे अपना 11 नंबर परमाणु क्रमांक की बात करें तो 11 नंबर परमाणु क्रमांक होता है अपना Na अर्थात आप कह सकते हैं सोडियम का। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं तो इस प्रकार से भरेंगे 1s, 2s2, 2p6। तो यहाँ पे आप देखिए हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा, अपने फ्रेम में आ रहा होगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। फिर क्या पढ़ा था, डिफेंस पब्लिक स्कूल, डिफेंस पब्लिक स्कूल, फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल, फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पे क्या आएगा 3s। ये आप याद रख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए 4 और 4 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। 3s में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। यहाँ पे हमारी पहली कक्षा पूरी हो चुकी है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दूसरा कोष पूरी तरह से भरा जा चुका है। जो तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है 3s में, तो 3s1 यहाँ पे भरा जाएगा। देखिए 3s का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा जाएगा, क्या लिखेंगे, सोडियम। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, Mg मैग्नीशियम। परमाणु क्रमांक Z से निरूपित करते हैं परमाणु क्रमांक को, कितना होता है, 12 होता है। अगर इसको लिखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो यहाँ पे देखिए फिर से 3s में आ रहा है, तो 3s के कॉलम में इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम। उसके बाद बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब देखिए, अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, आगे क्या आएगा, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल। ठीक है, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल 2 बार रिपीट होता है तो P लिखेंगे, 2p आ चुका है तो इसके बाद क्या आएगा 3p, 3p1 आ रहा है तो 3p1 का इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पे भर दूं मैं, नहीं, यहाँ पे भरेंगे। देखिए P1, P2, P3,
P4, P5, P6, P1 का कहाँ पे भरा जाएगा तत्व यहाँ पे। तो जो हमारा एल्यूमिनियम है वह यहाँ पे भरा जाता है। इस कारण से कुछ बच्चे सोचते हैं इसका आकार ऐसा कैसे है। एल्यूमिनियम के बाद बात करें सिलिकॉन की, आपको परमाणु क्रमांक इनका याद होना चाहिए। अब देखिए इसको किस प्रकार लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ठीक है, तो गिन सकते हैं आप, 2, 2, 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14। तो परमाणु क्रमांक भी कितना है, 14। तो इसको कहाँ पे रखेंगे, 2p2 आ रहा है तो SiP2 यहाँ पे Si सिलिकॉन। उसके बाद बात करें किसकी, फास्फोरस की। तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, अंत में आएगा 3p3 और सभी क्या होंगे, सेम 3p3 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, फास्फोरस। इसी प्रकार से सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरते हुए हम सल्फर, क्लोरीन, आर्गन की बात करें तो ऑर्गन को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का नहीं सीख रहे हैं हम, आवर्त सारणी को सीख रहे हैं। तो आर्गन तक आपको कुछ और तत्व करवा देता हूँ, हम 20 तक के तत्व कर लेते हैं। तो आर्गन के बाद हम बात करें हमारे पोटेशियम की। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि हमने जो अंतिम लिखा है आर्गन कितने नंबर पे आता है, 18। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिए कि हमने आर्गन तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया था। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब यहाँ पे कुछ बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आगे क्या आएगा। देखिए स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर से स्कूल आएगा, रिपीट होता है ना बार बार, स्कूल, पब्लिक स्कूल। तो पब्लिक स्कूल के लिए 3s के बाद क्या आता है, 4s। तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरा जाएगा, 4s। अब एक कितना बचा, 18 आ गए और एक 19, 4s 1 है। तो 4s के इलेक्ट्रॉन यहाँ तक की बात हो रही है इस 2 कॉलमों में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोटेशियम। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद बात करें Ca की। तो परमाणु क्रमांक होता है 20, लिख दीजिए। ऑर्गन 20, क्या आएगा, 4s2। तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से आ गया है आवर्त सारणी में। अब आपको ये भी पता चल गया है कि हमारा S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, ये F ब्लॉक है। अब ब्लॉक को हम कह सकते हैं कि D ब्लॉक से, D ब्लॉक के तत्व होते हैं La और Ac, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। ठीक है, तो इन दोनों से, इसी कारण से लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड श्रेणी भी कहते हैं। इन दोनों से निकाल करके इनको रखा गया। ये लगभग 57 इसका परमाणु क्रमांक होता है और इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो 89 होता है। इन दोनों के मध्य से निकाल करके इसको यहाँ पे रखा गया है। अब आपको यह भी समझ में आ गया। अब हम जैसे मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ आपको S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, वह पढ़ने में आपको बहुत अधिक आसानी रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहीं पर हमारी जो आवर्त सारणी है इसी के अंदर सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है प्यारे बच्चों। तो आपको आगे ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। तो चलिए जल्दी से इसको आप चाहें तो नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। फिर हम इस सारणी को यहीं पर रखेंगे और यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन है वो सीखते जाएंगे प्यारे बच्चों। जल्दी से क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अगर रैंडम तत्व दे दिया जाए, उसका आपको परमाणु क्रमांक पता हो, आपको कहा जाए कि आप उसको कहाँ पर आवर्त सारणी में लिखेंगे, तो आप कैसे लिखने वाले हैं। देखिए बात कर लेते हैं। अगर आपको दे दिया जाए सिल्वर, दे देते हैं, आपको क्या दे दिया, सिल्वर दे दिया Ag, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वह भी आपको बता दिया गया कि इसका परमाणु क्रमांक होता है 47। तो इसको आप आवर्त सारणी में कहाँ पर व्यवस्थित करेंगे प्यारे बच्चों, यह कहा गया है आपसे। तो देखिए आप इसको व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है, साइंस या स्कूल लिख लीजिए, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर क्या लिखेंगे, पब्लिक। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे जिसने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है। पब्लिक स्कूल, अब पब्लिक स्कूल के बाद क्या आता है, डिफेंस पब्लिक स्कूल, तो 3D डिफेंस। अब P किसका आएगा, 4P का, पब्लिक। अब स्कूल आया तो S किसका आएगा, 5S का, स्कूल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए 5S आ गया। उसके बाद स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिफेंस पब्लिक स्कूल, फिर से आएगा डिफेंस पब्लिक स्कूल। अब D देखिए 3D आ चुका है तो यहाँ पे क्या आएगा, 4D। P देखिए अंतिम 4P आ चुका है तो यहाँ पे क्या आएगा, 5P। S की बात करें तो यहाँ पे देखिए 5S आ चुका है तो यहाँ पे क्या आएगा, 6S। मेरे अनुसार यहाँ तक हम अब भर लेंगे। इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। तो
आपको पता है S होता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, P के अंदर 6 और D के अंदर कह सकते हैं कि हमारे पास कितने कॉलम होते हैं 5, तो 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और F के अंदर F अभी आया नहीं है अपना, तो 6 2 6 2 10 6 2, इनका काउंटिंग कर लेते हैं। ये कितने हो गए अपने यहाँ पे 10, ये कितने हो गए 10, और ये कितने हो गए 10, ठीक है, और ये कितने हो गए 8। तो देखिए 10 और 20 और यहाँ पे 10 30, ठीक है, और 8 38 47 है, तो आगे भरने पड़ेंगे। अब डी के अंदर कितने भर सकते हैं आपको पता है 10, तो 38 और 10 48 है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम एक कम रखेंगे 9 रखेंगे। अब काउंटिंग कर लेते हैं 10 10 20 और 10 30 और 8 38 और 9 अगर बात करें तो 47 होते हैं। हमें पता है 47, क्या पता है हमें 4D9 में भरा जाएगा। तो 4D9 कहाँ है, ये रहा D9। हमें पता है इसमें भरा जाता तो क्या होता 3D9 होता। 4D9 भरा जाएगा मतलब इस कॉलम में, इसमें 3D वाले भरे जाएंगे, इसमें 4D वाले, इसमें 5D वाले, इसमें 6D वाले भरे जाएंगे। यह भी बहुत अच्छी बात है जो आपको याद रखनी है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में भरा जा रहा है, तो 4 मतलब इसके जो हम कह सकते हैं दूसरे आवर्त में भरा जाएगा, और D9 आ रहा है तो यहाँ पे इसका स्थान आ जाएगा प्यारे बच्चों। जो हम क्या कह रहे हैं, सिल्वर है जो हमारा Ag है, उसका परमाणु क्रमांक 47 है, उसको आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है आपको बड़ी ही आसानी से आप भर देंगे इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को भरना अगर आपको सीख लिया, इस ट्रिक को अगर आपने सीख लिया, इलेक्ट्रॉन भरने आ गए, तो आपका अगर परमाणु क्रमांक बता दिया जाए, उसको कहा दिया जाए कि आपको कहाँ पर प्यारे बच्चों उसको भरना है, तो आप बड़ी आसानी से, बड़े ही सरलता से उसको बता देंगे कि सर इसको आवर्त सारणी में आप यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एक और तत्व दे देता हूँ मैं, यूरेनियम दे दिया जाए, तो जगह है अपने पास, यूरेनियम दे दिया, परमाणु क्रमांक बता दिया 92 है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 92 होता है। तो आपको कह दिया यूरेनियम है, परमाणु क्रमांक 92 है, आवर्त सारणी में कहाँ पे भरेंगे देख लीजिए। अब हमें पता है ये क्रम है हमारा, इसको जल्द इसके आगे कर लेते हैं कंटिन्यू, यहीं पे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अपनी 47 तो भरी दी, इसमें 10 कर देते हैं, 10 P में 6 6X में 2, कहाँ तक आ चुके हैं, स्कूल पब्लिक स्कूल डिफेंस पब्लिक स्कूल। फिर क्या आता है फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल, तो फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल। तो फर्स्ट के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, F देखिए किस में आता है पहले 4F, ठीक है। उसके बाद देखिए डिफेंस, तो D के अंतिम क्या है, यहाँ पे देखिए अंतिम D किस में आया है, अंतिम D आया 4 में, तो यहाँ पे क्या आएगा 5। P देखिए अंतिम किस में है 5 में, तो यहाँ पे क्या आएगा 6। S देखिए अंतिम किस में है 7। तो भर देते हैं तब इलेक्ट्रॉनों को आगे। देखिए किस प्रकार से भर सकते हैं हम, 2 आ गए, इसमें कितने आ जाएंगे 14, इसमें 10, इसमें 6, इसमें 2, क्या आ गया हमारा फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल। इसके बाद क्या आता है फिर से फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल, तो फर्स्ट आया, तो फर्स्ट किसके लिए 5F आ चुका है, सॉरी 4F आ चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5F। D आ चुका है 5D, तो 6D। P आ चुका है 6P, तो 7P। S आ चुका है 7S, तो क्या आ जाएगा 8S। इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। अब थोड़ी सी पहले काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ तक हमें पता है कितने हो चुके थे 47 थे जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम था, तो अब क्या हो गए 48 हो चुके हैं यहाँ पर। 48 के बाद 2 और दे देते हैं, 50 कर देते हैं पूरे, 50 और 20 70, ठीक है। हमने इसको काउंट कर लिया है 70 के बाद 10 ये रहे सीधे, तो 70 के बाद 70 80 हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए 2, इसके बाद 6, तो कितने हो गए 86, 2 तो 87। अब F में कितने भरे जाएं ताकि यह पूरे हो जाएं। देखिए 87 हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, हमें 92 चाहिए था, तो हम इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरें। अगर इस F कक्षक में हम 5 इलेक्ट्रॉनों को भरें तो कितने हो जाएंगे अपने 92 हो जाएंगे। अब इसके टोटल की जब हम काउंटिंग करेंगे प्यारे बच्चों, तो अपने पास आ जाएंगे 92। हमें कितनी चाहिए 92 ही चाहिए, तो यह हमें पता है। अब देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरा गया है 5F5 में। 5F5 में हमें क्या होता है, ये 4F होता है, ये क्या है 5F में आएगा कितने नंबर पे 5 नंबर पे, एक सॉरी कितने आ रहे हैं, एक बार फिर से काउंटिंग करते हैं 10 20 30 38
38 और 10 48, 48 49 50, 50 और 20 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएंगे 70, 70 और 10 80, 80 और 6 86, 86 और 2 88, ठीक है 88 हो चुके हैं, सॉरी 88। तो यहाँ पे 88 और यहाँ पे कितने भरेंगे 3 आएंगे तो कितने हो जाएंगे 92 हो जाएंगे बच्चों, ठीक है 89 हो चुके हैं हमारे पास। अब 3 इसमें भरेंगे तो F5 F3 है तो 1 2 3 ये किसका स्थान आ गया, यूरेनियम का स्थान आ गया। किसका स्थान आ गया यहाँ पे प्यारे बच्चों, यूरेनियम इस नंबर पे भरा जाएगा, इस स्थान पे भरा जाएगा। 90 इसको क्या होगा 92 इसका परमाणु क्रमांक होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसको जल्दी से नई बात आपको बतानी थी मुख्य, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। अगर आप चाहें तो कोई भी तत्व उठा लीजिए और आसानी से उसको भरने की कोशिश कीजिए, उसके स्थान को भरने की कोशिश कीजिए। बस एक शर्त यह है कि आपको यह ट्रिक है जो अपनी वह अच्छे से याद होनी चाहिए और उसका परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। आप उसको बड़ी आसानी से भर देंगे। पर बच्चों जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे एस ब्लॉक के बारे में प्यारे बच्चों। किसके बारे में, एस ब्लॉक के बारे में हम बात कर लेते हैं कि एस ब्लॉक क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो एस ब्लॉक की हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। आपको पता है प्यारे बच्चों एस ब्लॉक कौन सा है हमारा, यह जो वर्ग है हमारे दो, उन्हें एस ब्लॉक कहते हैं। क्यों कहते हैं एस ब्लॉक, क्योंकि इनकी जो बाह्यतम कोश होता है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वह एस में ही भरे जाते हैं। जैसे मैंने बताया 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s इसमें ही भरे जाएंगे। देखिए हम क्या कह सकते हैं, जो पहला वर्ग है और जो वर्ग नंबर 2 है, इन दो वर्गों की हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड की बात करें, अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या लिखेंगे NS1 NS2, अर्थात इनके बाह्यतम कक्षा में हम कह सकते हैं कि बाह्यतम कक्षा या बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा n का अर्थात यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे NS1 होगा, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा NS2 होगा, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे NS1 पर समाप्त, क्या होता है NS जो 1 होता है उसके ऊपर ही जाकर के समाप्त हो। तो हम बात करें NS1 जो इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाता है उसे क्या कहते हैं, क्षारीय धातुएं। तो अपने पास यहाँ पर जगह की कमी है, इसको बाद में लिखेंगे, मैंने सोचा साथ में समझा दिया जाए, अच्छा रहेगा। तो यहीं पे लिख लेते हैं NS1 पर समाप्त। तो अगर यहाँ पे समाप्त हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, क्षारीय धातुएं, अर्थात ये धातुएं तो होगी पर क्षारीय होंगी। अगर अब सेकंड की अगर हम बात यहाँ पे करें, वर्ग क्या है हमारा, दूसरा वर्ग है, ठीक है। तो उसको क्या लिखेंगे NS2, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भरा जाएगा। पर अगर समाप्त हो, क्या हो, पर समाप्त हो, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस पर समाप्त हो जाए आकर के, तो उसे क्या कहते हैं, मृदा क्षारीय धातुएं कहते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये मृदा नाम कहाँ से आ गया, जो इनके गुण होते हैं वह मृदा के समान होते हैं। मृदा के समान कैसे, जैसे कि अधिक मृदा को आप जल्दी से पिघला नहीं सकते, मृदा को गला नहीं सकते, मृदा को नष्ट नहीं कर सकते, जिस प्रकार के गुण होते हैं वही उनमें पाए जाते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, मृदा क्षारीय धातुओं के नाम से पुकारा जाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई दो बातें कि अगर वर्ग पहला है उसको क्या कहते हैं, क्षारीय धातुएं कहते हैं, वर्ग सेकंड को मृदा क्षारीय धातुएं कहते हैं। यह तत्व क्या होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील। अब अत्यधिक क्रियाशीलता का क्या अर्थ है, अत्यधिक क्रियाशील का अर्थ यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हमें पता है, जिसका यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए सोडियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, तो इनके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हमें पता है NS1 होता है तो इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। यह क्या चाहता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को जल्दी से डोनेट कर करके स्थायी अवस्था को, या हम कह सकते हैं जो हमारा अक्रिय गैस है उनको प्राप्त कर लिया जाए। जब वह अक्रिय गैसों को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो वह क्या करेगा, अत्यधिक क्रियाशील होता है, वह चाहता है जल्दी से किसी से क्रिया की जाए, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया जाए। इसका नियम क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। अब समझ में आ गया होगा अत्यधिक क्रियाशीलता का अर्थ, कि अत्यधिक क्रियाशील किस कारण होते हैं, क्योंकि यह चाहते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी से डोनेट कर दें और स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लें, अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लें। जो हम यह पढ़ते हैं, जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं, उसके अंदर हम जानते हैं कि हम हर चीज जो तत्व पढ़ते हैं वह सभी तत्व क्या कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो अक्रिय गैसें हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया जाए। अगर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका प्राप्त कर ले,
अक्रिय गैसों का प्राप्त कर ले, अर्थात किसी से क्रिया नहीं करते, जो हमारी अक्रिय गैसें हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये सभी क्या करते हैं, यह कोशिश करते हैं, आप कह सकते हैं कि इनका स्वभाव होता है ये किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं। तो यह सभी गुण तत्व यही चाहते हैं कि यह भी किसी से क्रिया ना करे। तो क्या लिखेंगे, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। इसके साथ साथ हम क्या लिखेंगे, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। तो लिखेंगे आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, क्या, ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है। क्रियाशीलता बढ़ती है जब आवर्त सारणी में हम ऊपर से नीचे जाएंगे, अर्थात हाइड्रोजन की अपेक्षा लिथियम अत्यधिक क्रियाशील है, लिथियम की अपेक्षा सोडियम, सोडियम की अपेक्षा पोटेशियम, तो नीचे जाने पर क्रियाशीलता अत्यधिक, यह कह सकते हैं, बढ़ती है। और आप क्या कह सकते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर जो धात्विक गुण होते हैं, लिखेंगे ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे जाने पर धात्विक गुण। अब धात्विक गुण का अर्थात क्या है, जो धातुओं में जो गुण पाए जाते हैं, कठोरता, और क्या कह सकते हैं, उनसे किसी भी प्रकार का तत्व, किसी भी प्रकार से कोई वस्तु बनाना वगैरह, जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करे, वह तत्व क्या होते हैं, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन करते हैं वह धातुएं कहलाती है, जो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं वह अधातुएं कहलाती है। धातु और अधातु का सबसे अच्छी परिभाषा की अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, वह सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वह सभी तत्व अधातु कहलाते हैं। वह सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं वह सभी तत्व क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। यह बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है या बढ़ता है, धात्विक गुणों में बढ़ोतरी होती है, बढ़ोतरी होती है, या आप लिख सकते हैं धात्विक गुण बढ़ते चले जाते हैं। यह तो था हमारा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में आपको इससे अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम क्लास 11th में जाएंगे, या आप कह सकते हैं कि क्लास 11th में ही तो हम हैं, लेकिन इसमें अंदर हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इस प्रकार के चैप्टर में देखने को मिलेंगे, 12th में देखने को मिलेंगे इस प्रकार से चैप्टर। तो वहाँ पर हम अच्छे से इसको समझेंगे। पी ब्लॉक चैप्टर अपना 12th में है, डी एफ ब्लॉक भी चैप्टर 12th में है। तो इन सभी चैप्टरों में हम इस सभी गुणों को बड़ी अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे क्लास 11th में एक बार हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, इससे अधिक गुणों को हम नहीं पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, लगातार एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। तो जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और अपने ये जो टॉपिक है इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। हमने एस ब्लॉक को प्यारे बच्चों से सीख लिया है। अब हम क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पर पी ब्लॉक को सीखने वाले हैं। हमें देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है ये हमारे पी ब्लॉक है। इसमें अगर हम वर्गों की बात करें तो यह हमारा वर्ग होता है 13 और यह हमारा वर्ग होता है 18। वर्ग 13 से 18 तक के जो तत्व हैं वह तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं आपको समझा चुका हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। क्योंकि इनके जो बाह्यतम कोश है या इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके अंदर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो पी में भरा जाएगा। जो एल्यूमिनियम की बात करें तो P1 में भरा जाएगा, आर्गन की बात करें तो किस में भरा जाएगा, P6 होगा। ठीक है, तो P में भरे जाते हैं। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। तो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं कि वे सभी तत्व जिनके कक्षाओं में अंतिम इलेक्ट्रॉन P में भरा जाता है या P कोश में भरा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम किस नाम से जानते हैं, P ब्लॉक के तत्वों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों, देख लीजिए। हम लिखेंगे वर्ग पी ब्लॉक, लिख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पी ब्लॉक। इसमें हम क्या लिखेंगे, जो हमारे तत्व हैं कौन से, वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्व पी ब्लॉक तत्व हैं। कौन से तत्व हैं, वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के जो तत्व हैं पी ब्लॉक के तत्व हैं। इनके अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वह किस में भरा जाएगा, पी में भरा जाएगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NH2 आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें N, इसके साथ अगर हम भरने की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, NP 1 से 6 के बीच में भरा जाएगा। तो इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस क्रम में भरा जाएगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार का या किस टाइप का इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब सबसे पहले इसकी कुछ और बातें देख लेते हैं। 18वां जो वर्ग है उसको क्या कहते हैं, शून्य वर्ग के नाम से जानते हैं। जो हमारा 18वां वर्ग है उस वर्ग को
किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों? शून्य वर्ग के नाम से जानते हैं। तो क्या लिखेंगे? शून्य वर्ग, या आप इसको कह सकते हैं अक्रिय गैस है। यह किसी से क्रिया नहीं करते हैं, पहले भी बता चुका हूं। सभी तत्व अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो आप यहां पे लिखेंगे अक्रिय गैस। कौन सी गैस? अक्रिय गैस, ठीक है। या आप इसे आदर्श गैस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आदर्श गैस। आदर्श गैस क्यों कहेंगे? क्योंकि आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है? आदर्श बिहेवियर प्रदर्शित करती है। उसके बाद अगर बात करें वर्ग 17 की, ये पहले बात बता चुका हूं आपको। वर्ग 17 को किस नाम से पुकारा जाता है? तो वर्ग 17 को हेलोजन वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। तो क्या लिखेंगे? हेलोजन। क्या है? वर्ग 17 को क्या कहते हैं? हेलोजन वर्ग कहते हैं। वर्ग 17 को क्या कहते हैं? हेलोजन वर्ग कहते हैं। अगर वर्ग 16 की बात करें तो इसे कह सकते हैं चलकोजन। तो लिखेंगे, लिख लेते हैं, लिखने के साथ साथ बताना अच्छा रहता है। चलकोजन, यह चलकोजन वर्ग के नाम से इसको जानते हैं। वर्ग लिख लीजिए आगे। तो ये तो थी जो बातें आपको याद रखनी है किसके बारे में? पी ब्लॉक के बारे में। अगर आप इतनी बातों को अच्छे से याद कर लेते हैं प्यारे बच्चों, इतनी बातों को आप अपने दिमाग में घुसा लेते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कि हमें पी ब्लॉक का पता है। कौन सा है पी ब्लॉक? ही हमारा इतना ब्लॉक है वह क्या कहलाता है? पी ब्लॉक कहलाता है। जिसमें हमें पता है नीचे के कुछ तत्व हैं जहाँ पे जैसे लिखा जाता है 118, 117, 116, 100, इनकी हाल ही में खोज की गई है, या इनको जो कह सकते हैं कि इनकी खोज तो हो चुकी है लेकिन इनका नामकरण नहीं हुआ है। कुछ बातें मैं आपको आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के बारे में डिटेल वीडियो बनाई है मैंने, उसके अंदर आपको बताया है। तो इस वर्ग में, इन वर्गों में जिन तत्वों को रखा जाता है, एक और बात याद रखिए, जो इस तरह से जो वर्ग हैं इन्हें क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और ये जो क्रम है इसे क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। ये दो चीज़ भी आप नोट कर लीजिए अपनी आवर्त सारणी जो आपने बनाई है। एक और काम कीजिए, आप अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर आवर्त सारणी को खुद से ड्रॉ कीजिए, उसके अंदर तत्वों को फिल कीजिए, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को लिखिए अपनी नोटबुक में अच्छे से, ताकि आपको जो आगे भविष्य में क्लास 11, क्लास 12 तो उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है प्यारे बच्चों। तो ये चीज़ आप जल्दी से इसे आप अपने पी ब्लॉक को भी क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। अब फिर अगर अपने पास समय बचता है तो हम डी ब्लॉक को भी करेंगे, एफ ब्लॉक को भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज की जो जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो आज समय की जो कमी है उसके कारण आज हम पी ब्लॉक तक ही पढ़ पाएंगे। कल जो नई कक्षा हम लेने वाले हैं उसके अंदर हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक पढ़ेंगे और गुणों को भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तो आज की क्लास में आपको आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा पढ़कर के तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक हमने पढ़ा। तो मिलते हैं आगे वाली क्लास में। तब तक के लिए क्या कीजिए? अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए एग्जाम के लिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।